तो क्या हालचाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर पी ब्लॉक आज हम स्टार्ट करेंगे यार। काफी बच्चों को पी ब्लॉक यार थोड़ा बोरिंग लगता है, उसका रीजन इतना सा है क्योंकि लेंथी बहुत है चैप्टर, बहुत कुछ याद रखना होता है। लेकिन मेरी आपसे गारंटी है, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा कि हर एक सेकंड आपको बोरियत महसूस ना हो, हर एक सेकंड को आप इंजॉय करो। लेक्चर को मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो पी ब्लॉक में, और साथ साथ में आपका अप टू एक क्वालिटी कंटेंट, एक जेई और नीट के लेवल तक का आपका कंटेंट भी मिल जाए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। बिलीव मी, इस तरीके से हम सब कुछ अपना ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीके से लेक्चर डिलीवर होगा, इस तरीके से आपको लेक्चर मिलेगा कि मजा आ जाएगा। बोर तो यार बिल्कुल भी नहीं होगे, हर एक सेकंड को एंजॉय करोगे, मेरी गारंटी है। बस पेशेंस रखना, टाइम टू टाइम बस लेक्चर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो यार, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस आज मैं बहुत एनर्जी में हूं क्योंकि मेन बात है पी ब्लॉक करना है, और पी ब्लॉक की बहुत अच्छी वेटेज है। अपने दोनों ही जेई में भी बात करें, चाहे नीट के एग्जाम में भी बात करें, तो दोनों में ही बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूं क्योंकि इस को कराने के बाद आपके बहुत से मार्क्स आपके एग्जाम में ऐड अप हो जाएंगे और हमें एक स्कोर बाद में, जो मैं लास्ट में देखना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा स्कोर कार्ड दिखे, आपका एक ऐसा रिजल्ट देखे कि मुझे लगे कि हाँ, जो मैंने 3-4 महीने में किया था उसका कुछ फायदा हुआ। तो वो देखने के लिए इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं। तो आज यार इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर होगा पी ब्लॉक के, हम कंसेप्ट करेंगे जितने भी हैं। आज का लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड होगा। मैं पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूं कि हम पी ब्लॉक को कैसे कवर करने वाले हैं। जिसने नहीं देखी है जाके चेक कर लो एक बार, उसके बाद इस वीडियो में आ जाना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका, आप उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। आज बात करेंगे यार पी ब्लॉक के कंसेप्ट्स के बारे में। पहला लेक्चर है पी ब्लॉक का कंसेप्ट। सारे जितने भी क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के रिलेटेड आते हैं पी ब्लॉक में, आज वो सारे कंसेप्ट हम कवर कर डालेंगे, ठीक है। बस जो कंसेप्ट काफी कंसेप्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में भी कर चुके हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज ए मस्ट फॉर इनऑर्गेनिक। अगर आप इनऑर्गेनिक को बिना याद करे करना चाहते हो तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। पी ब्लॉक वैसे भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बस ये है फिर आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। फिर ये ना कहना कि इनऑर्गेनिक में रटना बहुत पड़ता है, ठीक है ना। फिर ये ना कहना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना कैसे चाहते हो। तो इसलिए अगर चाहते हो अच्छी तरह करना तो केमिकल बॉन्डिंग एक बार कर लो, उसके बाद आगे चलो, फिर सारी इनऑर्गेनिक आपको इजी लगेगी। तो चलो यार, बहुत टाइम हमने लगा दिया बातें करने में, अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। आज बात करेंगे यार सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट के कंसेप्ट को समझेंगे क्या होता है। फिर बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसको हम एक बार केमिकल बॉन्डिंग में भी डिटेल में देख चुके हैं। थोड़ा एक्सटेंशन लेके आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े और, ठीक है ना। उसके बाद आज मैं आपको पी ब्लॉक पूरा याद करवा दूंगा कि पी ब्लॉक को याद कैसे करें, उसको याद करवा देंगे, ठीक है। एस ब्लॉक हम याद कर चुके हैं, कैसे याद करना है। उसके बाद एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक आज हमने करना है, जिसे क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं अक्सर। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में देखना है, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है कि कैसे कैसे फाइंड करना है। तो ये सारे कंसेप्ट अभी क्लियर करेंगे। इसके बाद एक स्लाइड और होगी, उसमें करेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी, और ये 2 स्लाइड में आपके सारे कंसेप्ट पी ब्लॉक के ओवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बस केमिकल बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट अब ना उम्मीद रखना कि फिर से कराऊं, नहीं तो पता लगे फिर से कहूं कि भैया बॉन्ड एंगल फिर से बता दो, बॉन्ड ऑर्डर बता दो। वो सब केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हो उधर, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो नाम क्या है कंसेप्ट का, इनर्ट पेयर। ओ पेयर इधर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। केमिस्ट्री बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का ही पेयर होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाम से पहले देखो क्या क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा पेयर जो इनर्ट है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहे हैं। नाम से ही पहली बात तो क्लियर हो रहा है। समझते हैं, टेक्निकली देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, डिटेल में देखते हैं और बात करते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन है रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस का मतलब होना, रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब मना करना, रिलक्टेंस का मतलब होता है मना करना या ओपोज करना, है ना। तो एस क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को ओपोज करते हैं, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। होली होली सब समझते जाओगे क्या बातें हो रही हैं, बस पहले लाइन वाइज चलते रहो, जब इधर पहुंचोगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म पूरा डिटेल्ड वे में, ठीक है ना। बस लाइन से पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब पहला यह है कि एस सबशेल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, उसको अपोज करते हैं एस सबशेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से, उसको ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे अभी होगा। पहले आगे देखो, पहली बात इनर्ट पेयर इफेक्ट होता कहां है, किसमें हमें जनरली शो होता है, तो ऑकर जनरली इन सिक्स्थ पीरियड मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है आपका, ये पी ब्लॉक है, उसके जनरली जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो नीचे वाले मेंबर्स है ना, ये जो नीचे वाले मेंबर्स हैं, इसमें जनरली आपका क्या शो होता है, इसमें आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली शो होता है। बात करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। अभी तो हमने सिंपल सी बातें की हैं, बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। देखो जैसे किसी एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास लेड आयोडाइड है, पीबी, ये आपका लेड है ना, पीबी आपका लेड है, ये देखो लेड है आपका, ठीक है ना। तो लेड की बात करें तो लेड जो इधर मैंने क्वेश्चन लिखा है एक, कि लेड जो है 2 आयोडीन के साथ तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन 4 आयोडीन के साथ कनेक्ट नहीं होता। लेड जो है आपका वो कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है। तो कार्बन तो आपको पता है कि कार्बन मीथेन बना लेता है ना, कार्बन आपका मीथेन बना लेता है, CI4 बना लेता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, 4 आयोडीन से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन लेड नहीं कनेक्ट होता। इसका क्या रीजन है, इसको समझना है हमें। यही रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस चीज का रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो असल में होता क्या है, इसके रीजन को समझेंगे, इसके रीजन को समझेंगे एक्चुअल में क्या होता है गाइस। जैसे देखो पहली बात, कार्बन फैमिली की क्या, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे लेड की, तो इसको समझो कार्बन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसी सेम कार्बन की होगी। जैसे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 है ना, 2p4, एक कॉन्फ़िगरेशन होगी कार्बन की, ठीक है। तो देखो 2 सॉरी इधर अपना 2 आएगा, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन होगी कार्बन की। तो ऐसे ही सेम मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी ए है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी ए है, ऐसे ही सेम सबकी होगी। मतलब जितने भी कार्बन फैमिली है उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, बस ये होगा कि सिलिकॉन के केस में 3s2 3p2 हो जाएगा, है ना, और जर्मेनियम के केस में 4s2 4p2 हो जाएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी। यही तो था ना, हमने ब्लॉक में देखा था कि हर एक ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी होती है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, पीरियोडिसिटी में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन वो यही सेम ही रहती है कि मतलब सिंपल सी जनरल बात करें तो NS2 NP2 आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली की यही रहती है। अब होता क्या है लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड की बात करें तो देखो आपका क्या है, ए आपका एक ए सबशेल है, ए पी सबशेल है ना, ए आपका एस सबशेल है, ए आपका पी सबशेल है। एस सबशेल में आपके एक ही ऑर्बिटल होता है और पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो आपको मैंने बताया था कि अगर बॉन्डिंग करनी है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि बॉन्डिंग करने के लिए मतलब बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बॉन्डिंग होगी, इतना आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2, मतलब ऐसे फीलिंग होगी, है ना, ग्राउंड स्टेट में ऐसे फीलिंग होगी, ठीक है, ऐसी फीलिंग है ग्राउंड स्टेट में इसकी, ठीक है। अब देखो कार्बन की जैसे बात करें, कार्बन की जैसे मान लो मीथेन बना लिया,
मान लो मीथेन है आपका CH4, तो कार्बन इधर 4 बॉन्ड बना दे रहा है। कार्बन भी सेम फैमिली का है, लेड भी सेम फैमिली का है। पहले बात कर लेते हैं कार्बन से कि सिंपल हो जाए। कि पहले बात करें, कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाए, तो एक क्यों बनाए कार्बन ने 4 बॉन्ड? कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? पहले इसकी कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ए है, आउटर मोस्ट की बात करें, ठीक है, ए है। अब इसमें से क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर चला जाता है। ए कार्बन की एक्साइटेशन स्टेट होती है, फिर हाइड्रोजन इधर से ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बना लेता है और फाइनली आपका मीथेन बन जाता है। याद है ना, हमने केमिकल बॉन्ड, इसीलिए कह रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट वे में चलोगे, एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ मस्ट चैप्टर, ठीक है। नहीं तो आप फिर रखना पड़ेगा, फिर रट लो सिंपली कि ये बनता है ये नहीं बनता, ये फिर रट लो, और क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंसेप्ट के वे में चलोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब देखो वही बात है, मैंने आपको बताया था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी बॉन्डिंग होती है, कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्डिंग होती है। तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए थे जब कार्बन की एक्साइटेशन स्टेट हुई, तो फाइनली आपका ए बॉन्ड 4 बॉन्ड बन गए। मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया क्यों? क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वेश्चन है, कभी इस लेवल तक सोचा है आपने, क्यों ऐसा क्या हुआ कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया? ऐसा क्यों हुआ गाइज? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो कार्बन, जब कार्बन CH4 है ना, CH4 है, तो CH4 है ना, तो CH4 है। ये दो अनपेयर्ड, पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना, पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो जब पहले 2 बॉन्ड बनने स्टार्ट हुए, देखो 4 बॉन्ड जरूरी नहीं है ना एक साथ बने, तो पहले जब 2 बॉन्ड बनने स्टार्ट हुए, तो आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको पता है। जब बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है, ठीक है। तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब ये 2 बॉन्ड बन रहे थे, तब कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हुई थी, और जो एनर्जी रिलीज हुई थी जब 2 बॉन्ड बन रहे थे, वो एनर्जी यूज होती है इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इस एनर्जी लेवल पे भेजने के लिए, अब इधर से आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के थिन लाइन समझोगे कि फर्क क्या है। मीथेन जो होता है, मीथेन मतलब कार्बन आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता उसको समझो। पहली बात ये समझ आया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों गया, क्योंकि जब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये जब बॉन्ड बनाते हैं, तो जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही यूज हुई थी इसको इधर से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। आपको पता है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एनर्जी लेवल पे भेजना है तो उसे हमें एनर्जी देनी होती है, तो जब उसको हमने एनर्जी दी तो इधर से कूद के इधर चला गया। तो ऐसा हुआ तो मीथेन के केस में, ठीक है। लेड आयोडाइड के केस में नहीं होता है। PbI4 की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही है, NH2NP2, ठीक है ना, बस 6s2, बस कार्बन के केस में क्या था 2s2 2p2, ठीक है, और लेड के केस में क्या हो जाएगा 6s2 6p2। आप जाइए कॉन्फ़िगरेशन चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ए होगा। अब लेड आयोडाइड नहीं बनता, मतलब क्या होता है, लेड आयोडाइड क्यों नहीं मतलब आयोडाइन 4 क्यों नहीं कनेक्ट हुए, क्योंकि इधर से अनपेयरिंग ही नहीं हुई, है ना। जब क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तो पेयरिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर लेड आयोडाइड नहीं बना, मतलब लेड PbI4 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से अनपेयर्ड हुए नहीं, तभी तो ये आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिले नहीं, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 ने बॉन्ड बनाया, तो आपका लेड आयोडाइड तो बन गया, लेकिन ए मतलब PbI2 तो बन गया, लेकिन PbI4 नहीं बना, क्योंकि 2 ही आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब मुद्दे की बात ये आती है, हमें समझना ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अब क्यों नहीं गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन अब क्यों नहीं गया इधर। पहली बात तो ये समझो, इसी को बोलते हैं इनर्ट फेयर इफेक्ट, कि जो आपका s ऑर्बिटल है या s सबशेल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ s सबशेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब समझते हैं कि गया क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन। तो देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा रीजन है, जिनको केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने मेरे से किया तो रीजन गैस भी कर पा रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो
तो लेड देखो, जब लेड है आपका, अब आपको लेड देखो डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, तो लेड ए रहा, लेड सबसे डाउन द ग्रुप में सबसे नीचे है, तो मतलब लेड का साइज बहुत ही ज्यादा है। और आयोडीन भी देखो बहुत नीचे है, ये आपका आयोडीन है, तो लेड का साइज भी ज्यादा है, आयोडीन का साइज भी ज्यादा है। अभी याद करा दूंगा सारा पीरियोडिक टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेड का साइज भी ज्यादा है, आयोडीन का भी साइज ज्यादा है। अब जब दो बड़े मतलब दो लार्ज साइज के एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। आपको पता है जब छोटे छोटे साइज के होते हैं, जब छोटे छोटे साइज के एटम होते हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, और जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, या तो ये कह सकते हो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो भाई जो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। पहले इतना आपको पता है। अब क्या होता है लेड आयोडाइड के केस में, जब लेड बॉन्ड बनाता है आयोडीन से, तो लेड का जो आयोडीन के साथ बॉन्ड है वो वीक बनेगा। इतना आपको समझ आ गया, क्योंकि लेड का साइज भी ज्यादा होता है, आयोडीन का साइज भी ज्यादा होता है। तो जब लेड आयोडाइड, जब दो लेड की बात करें, तो जब पहले दो इसने बॉन्ड बनाए, जब दो इसने बॉन्ड बनाए तब कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी तो रिलीज होती है, तो इसके केस में भी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जो एनर्जी तो रिलीज हुई वो बहुत ही कम हुई, क्योंकि जो आपके बॉन्ड बने हैं वो वीक बॉन्ड बने तो एनर्जी कम रिलीज होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यही रीजन है। तो मीथेन के केस में जब बॉन्ड बन रहा था तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम साइज के थे, छोटे छोटे थे, तो अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। इस करके जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना था कार्बन का, तब आपके जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो सफिशिएंट थी इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजने में। लेकिन अब लेड आयोडाइड के केस में दो आपका बॉन्ड वीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दो लार्ज साइज वाले एटम्स हैं आपके। इस करके इधर जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है ये सफिशिएंट नहीं होती इसको अनपेयर्ड करने में, इस करके ए इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर नहीं जाता। तो आपका ये जो s ऑर्बिटल है ये इनर्ट बिहेव करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अनरिएक्टिव रहता है। इनर्ट का मतलब क्या, जो अनरिएक्टिव हो, तो ये इनर्ट बिहेव करता है। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आप समझे हो क्या। एक बार रीजन से भी देख लेते हैं, ऐसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं समझा चुका हूं अपनी लैंग्वेज में, अपने फील के अकॉर्डिंग। अब जब एक बार आप टेक्निकली समझ लोगे, लाइन में एक बार रीड कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। रीजन देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या है। साइज ऑफ एटम ऑफ सिक्स्थ पीरियड इज लार्ज, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड के एटम का साइज लार्ज होता है। सो देयर कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर, तो उनके कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं। हेंस बॉन्ड एनर्जी इज लोअर, बॉन्ड एनर्जी लोअर मतलब बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी कम रिलीज होती है। सो दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू मेक एस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। और जब एनर्जी कम एनर्जी रिलीज हुई है तो ये सफिशिएंट नहीं होते एस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने में। सो एस इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक इनर्ट पेयर, इस करके एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करता है कि मैं रिएक्टिव हूं, मैं शांत हूं, मैं मोह माया से दूर हूं। तो इसी को बोलते हैं गाइस इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक रीजन आप इधर से ये भी समझे होंगे कि क्यों ये हैवी मेटल्स में ही, मतलब जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स में ही क्यों आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज बॉन्ड एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती एस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने के लिए। तो ए है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल, या लिख सकते हो ओपोज करना एस सबशेल का टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। जनरली सिक्स्थ पीरियड में आकर होता है, रीजन पहले ही समझा चुका हूं। तो ये आपका यार इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक प्योर कंसेप्ट था। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। अब इसके आगे देख लेते हैं, भी समझा ही चुका हूं। अब इसके अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके। कोशिश देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या होता है। तो इसके कारण देख सकते हो आप टाइटेनियम क्लोराइड जो है आपका बनता है, TiCl3 नहीं बनता। देखो
ये आपका ये रहा थेलियम, सॉरी थेलियम बोलना था, टाइटेनियम बोल दिया, थेलियम है आपका, ठीक है ना। तो आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है कि थेलियम है कि क्या है, बस आपको ऐसा सिंक्रोनाइज ऑर्डर भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि सारे 118 के 118 एलिमेंट याद रखो, और वो पॉसिबल भी नहीं है आपके लेवल तक अभी याद करना, ठीक है। इनफैक्ट तो काफी टीचर्स को भी नहीं याद होगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जब हर एक एलिमेंट को जब याद ही रखना है तो पीरियोडिक टेबल काहे को बनाया? पीरियोडिक टेबल इसीलिए बनाया ना कि सिस्टमैटिक स्टडी हो जाए एलिमेंट्स की, ज्यादा याद ना रखना हो, तो उसके बस आप ऑर्डर याद रखोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपका जो थेलियम जो है एक क्लोरीन से कनेक्ट तो हो जाता है, मतलब थेलियम आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है लेकिन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। ए रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, क्योंकि जब एस इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हायर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हायर मेंबर वाले जो हायर मेंबर्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो TiCl बन जाएगा लेकिन TiCl3 नहीं बनेगा, सिंपल सा रीजन है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला रीजन ये कह सकते हो कि ए हुआ कि ए बनता है लेकिन ए नहीं बनता, वाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसी तरह इसकी तो बात अभी कर ही चुके हैं अच्छी तरह चर्चा में कि ए बन जाता है, ए नहीं बनता, ठीक है ना। लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करता है, +4 नहीं करता, तो इससे रीजन मिले, ठीक है ना। और सेम ऐसे इधर भी आप देख सकते हो, बिस्मुथ की बात करें तो BiCl3 बन जाता है लेकिन BiCl5 नहीं बनता, BiCl5 नहीं बनता। ये देखो नाइट्रोजन फैमिली का है तो BiCl3 बन जाता है, BiCl5 नहीं बनता। तो ये सारी बात थी यार इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इस पे एक आया हुआ जेई 2019 में क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलो ठीक है ना। रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब बताओ जनाब कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, कि बताओ रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, किसकी सबसे कम स्टेबल होगी ग्रुप 13 एलिमेंट्स में। तो आपको पता है ग्रुप 13 एलिमेंट, देखो ग्रुप 13 एलिमेंट ये है, ग्रुप 13 एलिमेंट की ग्रुप 13 एलिमेंट आपको पता, जैसे बोरोन की बात करो तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसके हर एक जो आपका 13 ग्रुप मेंबर हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब मैक्सिमम क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? 3, कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और मतलब ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है ना, ये s ऑर्बिटल आपका पेयर था, ये अनपेयर था, बस ये हो सकता है कि 3 बॉन्ड बना ले, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है कि अनपेयर्ड हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होगा, जिसके कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉसिबली शो करेगा एज कंपेयर टू +3। तो थेलियम जो है आपका वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेकिन +3 नहीं करता। तो इसका आपको ऑर्डर पूछा हुआ है, तो इसका ऑर्डर आप क्या लिखा सकते हो? तो इसका ऑर्डर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि देखो जो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट के होने के चांस इंक्रीज होते हैं। तो इस करके और इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण ही क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस कारण रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, मतलब कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा रहना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा तो थेलियम ही पसंद करेगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चांसेस में ज्यादा होंगे। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। तो इस करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इसकी स्टेबल होगी, उसके बाद इसकी सबसे कम एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि इसका साइज अच्छा खासा है, ये अनपेयरिंग कर देगा, है ना, तो अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट कम शो होगा। तो +1 से ज्यादा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि AlCl3 बनता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है, लेकिन AlCl हम बहुत कम देखते हैं, ठीक है ना। AlCl3 अपना जनरली बनता है, ठीक है ना। तो पहला एक क्वेश्चन एक ऐसे आया हुआ था या जेई में, तो मैंने कहा दिखा देते हैं आपको, ये सिंपल था। अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ गए हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपसे पूछा था कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन जल्दी शो करेगा, तो आपको पता है थेलियम शो करेगा, क्योंकि थेलियम आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। क्लियर है बात?
ये था यार सारा आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का प्योर कंसेप्ट। क्लियर है बात। अब बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग कि बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को देखते हैं। इस कंसेप्ट को हम पहले भी कर चुके हैं, जो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है तो चाहे थोड़ा स्पीड में इधर तक देख सकते हैं। एक कुछ मैं नवी एग्जांपल्स भी ली हैं, इधर तक तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था, ठीक है ना। तो आगे बात करें बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को, तो देखो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है पहले देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एटम्स इज हाई, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एटम में हाई हो एंड इट इज बॉन्डेड टू एटम विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, देन बैक बॉन्डिंग में अकर। बैक बॉन्डिंग कब होती है इसको समझते हैं। बैक बॉन्डिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और वो एटम किसी ऐसे एटम से बॉन्ड बना के बैठा है जिसमें खाली ऑर्बिटल्स हैं। तो जिस एटम में डेंसिटी हाई है और एक एटम में ऑर्बिटल है खाली, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी हाई है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको अपने खाली इस एटम के खाली ऑर्बिटल्स को दे सकता है, तो बैक बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। अभी देख लेते हैं फिर से, जैसे हम बात करें इस पे जनरली क्वेश्चन इस पे आता है ना, बोरोन के हैलाइड्स के बारे में। तो जैसे BF3 है, मैंने BF3 लिया, BF3 आपको पता है ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन में पता है आपको कि फ्लोरीन में क्या होते हैं, फ्लोरीन में आपको देखो जैसे है, फ्लोरीन में आपको पता है, फ्लोरीन में आपको पता है 3 लोन पेयर है, तो इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पहली बात तो इसका साइज छोटा है, छोटे से साइज में इतने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और एक ऐसे एटम से कनेक्ट भी है जिसमें क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरोन में देखो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 2s ऑर्बिटल ए रहा, p ऑर्बिटल ए रहा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ए रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 ऑर्बिटल्स आपके एम्प्टी इधर हैं, तो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसमें फ्लोरीन्स में इलेक्ट्रॉन क्या डेंसिटी ज़्यादा है और इधर खाली ऑर्बिटल भी है, तो आराम से इसको इलेक्ट्रॉन इधर से अपने दे सकता है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में आपका मैंने एक ही लोन पेयर दिखाया है कि ज़्यादा बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगी, बाकी इसके पास 2 लोन पेयर और भी हैं, ठीक है। एक ही लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो एक लोन पेयर इसका फ्लोरीन के लोन पेयर और बोरोन का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल में ऐसे बैक बॉन्डिंग हो जाती है। देखो बैक बॉन्डिंग का नाम क्यों लिया गया, ठीक है तो बॉन्डिंग ही, तो बैक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि देखो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस जो है आपके जनरली इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन इस केस में फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसीलिए कहा इसको बैक बॉन्डिंग की, वापस बॉन्ड मतलब वापस बॉन्डिंग करने लग जाता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पीछे से देने लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस कारण ये आपका क्या होता है, देखो ये इधर इस फ्लोरीन में भी लोन पेयर है, इधर भी होंगे इधर भी होंगे, मैंने एक ही दिखाया है कि सिंपल लगे दिखने में। तो ए बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना इधर से भी शो हो सकता था, इधर से भी शो हो सकता था, ठीक है ना। तो क्योंकि है तो भाई लोन पेयर तीनों में है ना, तो इधर से भी शो कर सकता था, इधर से भी इधर से भी। तो इस कारण जो आपका क्या होता है, BF3 का स्ट्रक्चर में कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड है लेटरल ओवरलैपिंग है ना, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तो लेटरल ओवरलैपिंग होने लग जाती है तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड जो है आपका तीनों फ्लोरीन BF बॉन्ड में घूमता रहता है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है BF3 में, उसका ये हमने हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है यार बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट की, एक इधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और इधर एम्प्टी ऑर्बिटल दिया तो बैक बॉन्ड कर दिया, ठीक है, वापस इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर ली, तो उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बात। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट पहले समझ लो, इस बीच बात कर चुके हैं वैसे केमिकल बॉन्डिंग में कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी, तो सबसे ज्यादा कहां होगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना देखो इधर जैसा फ्लोरीन है, फ्लोरीन देखो फ्लोरीन में भी आपके क्या है, फ्लोरीन में भी आपके
मतलब 3 लोन पेयर होंगे फ्लोरीन, मतलब हर एक हेलोजेंस में आपके 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन में भी होंगे, इसी तरह ब्रोमीन में भी होंगे, है ना, ब्रोमीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह सब में होंगे। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और छोटे से साइज में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ही है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो छोटे से इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी ज्यादा है। और क्लोरीन के केस में क्या, क्लोरीन के केस में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस क्लोरीन का साइज ज्यादा है तो उसमें क्या है, थोड़ा डेंसिटी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ठीक है। तो छोटे साइज में अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो तो डेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इस करके। और मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, इस करके BF3 में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये आपका बैक बॉन्डिंग के एक्सटेंट का ऑर्डर आया कि BF3 में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होगा, BI3 में सबसे कम होगा, क्योंकि आयोडीन में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। तो ये बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, ठीक है ना। ये तो ठीक है। क्वेश्चन आपका आता है लेविस एसिड स्ट्रेंथ पे, और इसी पे कंफ्यूजन भी होती है। क्वेश्चन आपको आता है कि लेविस एसिड का आपको स्ट्रेंथ बताना है, और आपको पता है लेविस एसिड की डेफिनेशन क्या है, मतलब जो लेविस एसिड किसको बोलते हैं, ल्यूस एसिड भी आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। तो मैं लेविस ही बोलता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो लेविस एसिड का कंसेप्ट क्या था कि जो लेविस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो आपको देखो कंफ्यूजन क्या होती है इधर, अगर आपने बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं किया हुआ है तो कंफ्यूजन क्या होती है। आपसे पूछा कि एक BF3 है आपके पास, एक आपके पास BI3 है, आपको बताना है कि लेविस एसिड कैरेक्टर किस में ज्यादा है। तो आपको पता, आपको नॉलेज है कि लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो। तो आप देखते हो कि इधर फ्लोरीन है, इधर आयोडीन है। तो फ्लोरीन आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, है ना, बोरोन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो बोरोन पे इधर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, है ना, बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और आयोडीन की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना, आयोडीन की टेंडेंसी कम है अट्रैक्ट करने की। तो इधर इस क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। तो फिर आप कहते हैं कि हाँ BF3 के केस में इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू इसके। तो आप कह देते हैं कि लेविस एसिड कैरेक्टर BF3 का ज्यादा है एज कंपेयर टू BI3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसमें BI3 का लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इधर की एक्चुअल में इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ही नहीं बोरोन में, क्योंकि क्या करता है फ्लोरीन तो अपने मतलब हद पार कर देता है, वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाता है और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी इस पे आती ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देता है फ्लोरीन वापस। तो इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। और इधर आयोडीन है, आयोडीन के केस में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट नहीं होता है, इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती, इस करके इस पे अभी भी चार्ज पार्शियल पोस्ट, क्योंकि है तो हेलोजेंस है तो इलेक्ट्रॉन को तो खींचेंगे ही। तो इस करके इधर आपका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, मतलब इधर जो आपका बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है लेकिन इधर नहीं चाहता, क्योंकि इधर बैक बॉन्डिंग के कारण ये अपना सेटिस्फाइड है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है। तो इस कारण आपका लेविस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया A, जस्ट उल्टा बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट के, क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की कमी बोरोन में सबसे कम होगी। तो इस करके जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो लेविस एसिड कैरेक्टर ही कम होगा उसमें। तो इस करके BF3 का लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे कम है, BI3 का सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात? तो ये था यार बैक बॉन्डिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपका जनरली आपको देखने को मिलता है जेई में भी और नीट में भी, नीट में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं बैक बॉन्डिंग पे, इतना तो हमने किया ही हुआ था। आगे बात करें, देखो ये जैसे क्वेश्चन मैंने लिया आपका N, देखो ट्राई मिथाइल अमाइन लिया है ना,
नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और आपको पता है नाइट्रोजन में एक लोन पेयर तो होता ही है। ये मैंने लिया इधर देखो नाइट्रोजन के साथ SiS3 सिलिकॉन हाइड्राइड लिया है ना, तो इधर आपका क्या है इधर आपका ट्राई मिथाइल अमाइन और इधर क्या है आपका ट्राईसिथाइल अमाइन कह सकते हो इसको, है ना, ट्राईसिथाइल अमाइन। तो इधर आपके पास 2 एक कंपाउंड है, लेकिन आपको इसमें क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती। ऐसा इसका रीजन क्यों है, क्योंकि देखो इधर इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर थे, इधर भी लोन पेयर थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई थी। बैक बॉन्डिंग आपकी कब होती है, जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो और दूसरे एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो। तो दोनों केस में नाइट्रोजन तो है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, लेकिन कार्बन के केस में एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही नहीं होते। इसके सिलिकॉन के केस में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन देखो, कार्बन ने तो आपने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं ना। देखो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये हमने बना दी है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब एक्साइटेशन स्टेट होगी तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि कार्बन में तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, 2d ऑर्बिटल तो नहीं होते ना, 2d ऑर्बिटल तो होते नहीं, 3 से ही डी ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं। तो कार्बन के केस में एम्प्टी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन अब थर्ड पीरियड का मेंबर है और थर्ड पीरियड में आपका 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो सिलिकॉन के केस में आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। इस करके आपका इधर बैक बॉन्डिंग हो जाती है और इधर बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो आपका सिलिकॉन के साथ जब कंपाउंड बनता है तो आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, जैसे इधर बैक बॉन्डिंग के कारण हुआ था, लेकिन इधर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। तो इस पे जेईई एडवांस पे जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा, डीप ज्यादा। इसमें आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं लेविस बेस स्ट्रेंथ, कि लेविस कौन सा अच्छा लेविस बेस है। तो लेविस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं जल्दी, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। लेविस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। तो इधर क्या है, इस स्ट्रक्चर में आपका जो लोन पेयर है वो प्योरली प्रेजेंट है, लेकिन इधर जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो तो पार्टिसिपेट कर ले रहा है बैक बॉन्डिंग में। तो इधर लोन पेयर आपका फ्रीली प्रेजेंट है और इधर लोन पेयर बिजी है। तो इधर से मतलब इधर लोन पेयर है और इधर लोन पेयर बिजी है अपने काम में, तो इधर से और तो इस कारण इधर से लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इधर, क्योंकि इधर तो लोन पेयर पहले ही बैक बॉन्डिंग में बिजी है ना, तो किसी दूसरे को लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगा ही नहीं। और इधर लोन पेयर फ्री बैठा हुआ है आराम से, कोई आएगा तो दे देगा आराम से। तो इधर इस कारण इसकी लेविस बेस स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसकी, क्योंकि इधर आपका जो लोन पेयर है वो बिजी है बैक बॉन्डिंग में और इधर लोन पेयर आपका फ्री है। तो एक क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग पे ए भी बन सकता है। एक क्वेश्चन ए भी ले लेते हैं, ऑक्सीजन ने इधर CH3 से बनाया हुआ है बॉन्ड और इधर हमने ऑक्सीजन के साथ बस हमने फिर सिलिकॉन ले लिया, तो इधर आपकी बैक बॉन्डिंग हो जाती है। एक लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो इधर बैक बॉन्डिंग है आपकी, इधर बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो देखो क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इसकी ज्योमेट्री क्या है बताओ, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, सिंपल सा है। तो अब तो बताओ, 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड, तो 4 पॉइंट आए, तो 4 पॉइंट की हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3। हाइब्रिडेशन तो अब आनी चाहिए यार, इतना नाप करो, ठीक है ना। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, अब इधर एक ही लोन पेयर है, एक तो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहा है, तो इधर 1 लोन पेयर 2 सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इधर 3 पॉइंट आया। तो इधर हाइब्रिडेशन क्या आई, sp2। तो इधर हाइब्रिडेशन sp3 है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। और इधर ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इधर ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इधर ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इधर क्या है, टेट्रागोनल। हाँ भाई लोग, तो चलो यार आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी माफ करना, बीच में लाइट चली गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी sp3 हाइब्रिडेशन है, इसकी sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री क्या है,
ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में आपका पता है कि आपका नॉर्मल एंगल क्या होता है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का टेट्राहेड्रल का नॉर्मल एंगल क्या होता है 109, आपको पता है। वैसे इधर आपका 109 से कम ही एंगल होगा, लेकिन अभी हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसका 109 आइडल एंगल होना चाहिए था, और इसका क्या होना चाहिए था, इसका 120 डिग्री। तो बस क्वेश्चन इसी पे आता है कि बॉन्ड एंगल जो है इसका जो होता, बॉन्ड एंगल जो इसका है इज वेरी लेस देन SI, मतलब जो आपका सीलियम वाला है, सिलिकॉन वाला है, उससे बहुत कम होता है। तो उसका आप रीजन सिंपली बता सकते हो, क्योंकि जो आपका इधर आपका सिंपली क्या है, इधर आपके दो लोन पेयर नहीं है, इधर आपके 2 लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होने चाहिए थे, लेकिन इधर एक लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। और जब आपको पता है कि लोन पेयर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इधर एक ही लोन पेयर है, इधर 2 लोन पेयर है, तो इस कारण बॉन्ड एंगल ऑफ CH3O इज वेरी लेस देन SiS3 ट्वाइस O, कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इधर 2 लोन पेयर है तो इधर बॉन्ड और छोटा हो जाएगा, इधर एक ही लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल है अपना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। तो ये यार क्वेश्चन बन सकते थे बैक बॉन्डिंग पे, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी लेवल तक बन सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं यार, पी ब्लॉक को याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पी ब्लॉक को याद कर लेते हैं कि कैसे क्या चीजें हैं इसमें। तो देखो पी ब्लॉक में आपको पता है कि ग्रुप कितने ग्रुप हैं आपके, टोटल 6 ग्रुप हैं, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, जिसमें पहले ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली, दूसरे को कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, या इसको हम क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली भी बोल देते हैं, और लास्ट में आपका नोबल गैस, लास्ट में आपकी नोबल गैसेस आती हैं। तो याद कर लेते हैं सारे ग्रुप को यार, कैसे याद करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं 13 ग्रुप से। तो 13 ग्रुप से बस आपको यार एक वे है याद करने का जिससे हम याद कर सकते हैं। पहले ग्रुप को कैसे याद कर सकते हैं, याद मेरे साथ देखते हैं ना, बैंगन आलू गाजर इन थाली। आप में से काफी लोगों को आता भी होगा, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वो सीधा कंसेप्ट पे आ जाएंगे। नहीं तो जितने काफी बच्चों ने कहा था कि भैया पीरियोडिक टेबल याद भी नहीं होता, तो उसको याद कर लेते हैं। तो पहले ग्रुप को कैसे याद करोगे आप, देखो ऐसे हम अपने इंडियंस लोग ऐसे याद करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थाली, पहले ग्रुप याद, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, तो ये दूसरा ग्रुप है, ऐसे आप एक लाइन से याद रख सकते हो, है ना। बैंगन आलू गाजर इन थाली, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, ठीक है। 15 ग्रुप कैसे याद रखेंगे, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। अब पता नहीं क्या पी रहा है वो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो पी रहा है, ठीक है ना, नहीं पीना चाहिए, ऐसी कोई चीज पी रहा है। ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। उसके बाद 16 ग्रुप याद करना हो तो बस आपको फर्स्ट मेंबर याद है तो काम हो जाएगा। बोरोन याद है तो आपको पता है बी से हम बैंगन स्टार्ट करते थे, तो बैंगन आलू गाजर इन थाली, अपने आप ही लाइन याद आ जाएगी। तो कहे सीता गीता सुनो प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ओ स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब होता है कॉपी करना, तो वो कह रहा है कि ओ स्टाइल से टीप, ठीक है, स्टाइल से कॉपी कर, तो ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेलोजन फैमिली, तो फ्लोरीन क्लोरीन बोले आइडिया आया, फ्लोरीन क्लोरीन बोले आइडिया आया, ठीक है। तो ये आपका है 17 ग्रुप। उसके बाद आपका 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप में जनरली हीलियम भी होता है, लेकिन हीलियम याद रखना, हीलियम एस ब्लॉक का मेंबर है। कंफ्यूजन ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके जेईई नीट के एग्जाम में, क्योंकि आप उसको पी ब्लॉक साइड में देखते हो, लेकिन हीलियम आपका क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, एस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन लाई करता है, तो ये एस ऑर्बिटल का मेंबर है, लेकिन हम जनरली दिखाते इधर ही हैं क्योंकि है नोबल गैसी। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग बन सकता है कि हीलियम के बेस पे, कि हीलियम पूछ सकते हैं कि आपको एस ब्लॉक का मेंबर है कि पी ब्लॉक का, तो आप जनरली उसको हमेशा ही पी ब्लॉक में देखते आए हो कि पी ब्लॉक साइड में होता है, लेकिन आपका हीलियम है क्या, वो तो बस नोबल गैस है, इस करके हम उसको उधर रख देते हैं, लेकिन है जो हीलियम आपका वो एस ब्लॉक का
मेंबर है, तो इस पे भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना आप। अब बात करें कि इसको हमको याद कैसे रखना है, तो हीना नीना अरीना का एक्सरे रंगीन। क्या? हीना नीना अरीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना नीना अरीना 3 आदमी थे या औरत थी, उनका जब एक्सरे निकाला गया तो बहुत रंगीन हमें मिला। ठीक है, अब लॉजिक क्या है पता नहीं, बस ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी, बैंगन आलू गाजर इन थाली, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइल से टीपो, फ्लोरिन क्लोरीन बोले, आइडिया आया हीना नीना अरीना का एक्सरे रंगीन। तो ऐसे आप पूरा पी ब्लॉक याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको पी ब्लॉक का समझ आ गया हो। एक बार आप भी बोल देना तो उसके बाद याद हो जाएगा सिस्टमैटिक तौर पे, काफी लोगों को तो याद ही होगा। अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में, एसिडिक करैक्टर का कंसेप्ट। एसिडिक करैक्टर का कंसेप्ट देखो, एसिडिक करैक्टर पे यार कंफ्यूजन बहुत होती है, कभी कोई कंसेप्ट लगा देता है, कभी, क्योंकि कंफ्यूजन इसी कारण होती है क्योंकि टीचर ही आपको कंफ्यूज कर देता है, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, तो एक क्या फिर कंसेप्ट होना हुआ है तो फिर कुछ और ही हो गया। ठीक है, फिर मेरा डायलॉग यही होता है, फिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, तो पता नहीं अब क्या करते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने काम पे आते हैं। एसिडिक करैक्टर को यार देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, जहाँ कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बस आपको क्लियर नहीं किया होता ज्यादा। पहले बात करते हैं एसिडिक करैक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक स्पीसीज, कि जब नॉन प्रोटिक का मतलब क्या होता है, और एसिड जो H पॉजिटिव, जिनमें H पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, लेविस भाई साहब ने हमें चीज बताई थी, पहले क्या होता था केमिकल इक्विलिब्रियम में, हम इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं वैसे, कि पहले क्या लोग मानते थे कि एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव देता है, और बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव देता है। लेकिन लेविस भाई साहब ने फंडा ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एसिड वही होगा जो H पॉजिटिव देगा, एसिड वो भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो उधर से फंडा चेंज हो गया। तो अब बात करेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक स्पीसीज की, उनके एसिडिक करैक्टर की जिनमें H पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो इनके बारे में अब बात करेंगे कि इनका एसिडिक करैक्टर की बात करेंगे। इधर देखो हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन ये तब भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है ना, इनमें एसिडिक करैक्टर तब भी है। ठीक है, तो इनके बारे में पहले बात करेंगे, इनको बोलते हैं नॉन प्रोटिक स्पीसीज। एक आएगा अभी बाद में आपका आएगा प्रोटिक स्पीसीज। प्रोटिक स्पीसीज क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड हो गए, HClO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, HCl हो गया, है ना, ये सब तो होते हैं आपके प्रोटिक एसिड। तो ये दो कैटेगरी में डिफाइन कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। एसिडिक करैक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक स्पीसीज की पहले बात करते हैं। तो इसमें देखो दो केस बना सकते हैं हम। पहला केस है कि इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे आता है, बेसिकली आपको 2-3 चीजें दे दी होंगी, तो उसमें आपसे पूछेंगे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हमें बस ये देखना है कि ऑर्डर आया कैसे। तो जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, आपके पास ग्रुप दिए हो, आपके पास कुछ स्पीसीज दी होंगी, और उनके अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, जैसे कि इस मैंने जो एग्जांपल ली है, तो इधर आपका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, इधर आपका नाइट्रोजन है, इधर आपका क्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम जब डिफरेंट हो तब बात कर रहे हैं। तो जब सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी तब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इस कारण ही आपका ये सिंपल सा ऑर्डर भी आएगा, क्योंकि क्लोरीन की एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस करके इस हेलोजेंस है तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा ही होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। तो ये आपका ऑर्डर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको आई होप क्लियर हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर आते हुए जब अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो क्या होती है, अलोंग ए पीरियड
क्या होती है, बोलो जल्दी, इंक्रीज होती है। ठीक है, इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसी करके हम कहते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर आएगा कि क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रो सेंट्रल एटम देखो डिफरेंट है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन तीनों में से, और नाइट्रोजन की फिर कार्बन की उसके बाद। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन आपका ए रहा, कार्बन आपका ए रहा, तो इधर जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला एसिडिक ऑर्डर को हमें इस केस से डिफाइन कर सकते हैं। अभी देख लो, एक बार क्लियर हो जाएगा जब एक बार सब कुछ देखोगे, है ना। उसके बाद इफ सेंट्रल एटम इज सेम, जब सेंट्रल एटम अब सेम हो, पहले हमने लिखा था कि सेंट्रल एटम डिफरेंट, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब सेंट्रल एटम सेम हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इसी पॉइंट को हम अप्लाई कर देते हैं आगे भी, जो कि गलत हो जाता है एक केस में आके। तो देखो पहले इसको समझो, जब सेंट्रल एटम सेम हो, सेंट्रल एटम आपका सेम हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्यों आया, क्यों वैसे कि मतलब जैसे अगर किसी एलिमेंट की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक की +3 है, तो मैंने कहा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सिंपल सा रीजन वही है, क्योंकि +5 है, इधर +3 है, तो +5 है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले ले। तो एक एटम है जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है जिसमें +3 है, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, +5 वाला ही लेगा ना, क्योंकि +5 वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, तो ये ज्यादा लेना चाहेगा। जिसको जितनी ज्यादा भूख होगी वो उतना ही ज्यादा ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इधर +5 स्टेट है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कि मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इस करके ये आपका ये रूल आया। ठीक है ना, तो इधर देखो ये बात की हमने, देखो N2O5 है, इनके सबके स्ट्रक्चर में आपको कराऊंगा लेक्चर्स में। N2O5, N2O4, N2O3, देखो सब में सेंट्रल एटम क्या है आपका, नाइट्रोजन ही। तो सेंट्रल एटम आपका सेम है, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, +5। आप ऑक्सीडेशन नंबर आई होप आपको निकालना आता हो, तो इसका +5 है, इसका +4 है, इसका +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा। तो जब तीनों में सेंट्रल एटम सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ये था यार एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक स्पीसीज, की मतलब एसिडिक कैरेक्टर हमें उनके बीच में बताना हो जिनमें कोई H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं हो, तो उनके केस में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे। तो ये था ऑर्डर कि जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है ना, अब बात करें एसिडिक नेचर ऑफ प्रोटिक स्पीसीज की। अब जिनमें H पॉजिटिव है, गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, इसी रूल को याद रखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर को, और इसी को हम इधर भी लगाने लग जाते हैं, क्योंकि टीचर ने कभी कभी करा देते हैं, टीचर भी कभी कभी गलती कर देते हैं, अब क्या बोले। ठीक है, चलो गलती हो जाती हो बात अलग है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करना वो ज़्यादा सही है। ठीक है, एक्सेप्ट करो बात, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक नेचर ऑफ प्रोटिक स्पीसीज की बात करें, कि जो उनकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करें जिनमें H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी हो, तो देखो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं आप। इसका ऑर्डर देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी देखें, क्योंकि वो ज्यादातर क्या करते हैं, यही रूल को अप्लाई करते हैं हर जगह में। आई होप आप में से जितने लोग देख रहे हैं उसमें से भी कुछ लोग होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें, इसकी देखें, ये आपका HClO4 है, इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैं बाद में कराऊंगा आने वाले टाइम में। HClO4, HClO3, HClO2, HClO। तो इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7, इधर +5, इधर +3, इधर +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, ये ऑर्डर तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आ गया कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सबसे हाईएस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग एसिडिक ऑर्डर लिख दिया, जो कि JEE एडवांस में भी या मेंस में भी और नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एसिडिक ऑर्डर के बेस पे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड का आ गया, तब आपका एक खत्म हो जाएगा काम भाई साहब, एक काम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये चीज थी ये नॉन प्रोटिक के केस में लगानी थी आपको। तो इसमें एक्चुअल में दोनों में कंसेप्ट क्या लग रहा है, इसको समझो, यही गलती होती है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें रूल लगा सकते हो, लेकिन इधर आके गलत हो जाएगा,
इधर आके एक गलत हो जाएगा। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपका आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन आपने कंसेप्ट तब भी गलत यूज किया, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के कारण नहीं हुआ, क्योंकि इधर तो H पॉजिटिव है ना डोनेट करने को। तो जब प्रोटिक चीजें हो कि मतलब जिसपे H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी हो, जिनके पास H पॉजिटिव हो देने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है बस आपको, आफ्टर रिमूविंग H पॉजिटिव चेक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। बस क्या करो, H पॉजिटिव निकाल दो, H पॉजिटिव निकाल दो। जैसे आपका HClO4 है, तो HClO4 है, देखो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, HClO4 से H पॉजिटिव निकाल दो तो आपका ClO4 नेगेटिव बना। इसी तरह HClO3 से आप निकालोगे H पॉजिटिव तो ClO3 बनेगा, है ना। तो ये आपका ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, ClO2 बनेगा, ClO नेगेटिव बनेगा, ClO2 भी ऐसे बन जाएगा, है ना। एक बार आपका ClO नेगेटिव बन जाएगा, तो A बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, जब प्रोटिक सॉल्वेंट स्पीसीज की बात हो तो बस चुप करके H पॉजिटिव निकाल दो, और H पॉजिटिव निकालने के बाद जो है आपके पास स्पीसीज आई हैं, इसमें देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जो ज्यादा, जैसे मान लो, वैसे मैं आपको बता भी देता हूं कि A ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इन तीनों के, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अभी बताऊंगा, रेजोनेंस आपको क्लियर होगा, वैसे तो हम कर चुके हैं पहले बात रेजोनेंस की, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है इन तीनों के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब देखो ए ज्यादा स्टेबल है, तो जो अगर ए ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है ना कि ए जल्दी H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, क्योंकि इधर से ए चीज कब बनेगी, जब इधर से H पॉजिटिव निकलेगा। और अगर ये चीज स्टेबल है तो इधर से मतलब HClO4 से H डोनेट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि जब H डोनेट कर रहे हैं तो एक हमें स्टेबल चीज मिल रही है। और HClO3 से अगर बात करें तो अगर आपको ClO3 मिल रहा है, ClO3 नेगेटिव मिल रहा है, तो इस इधर ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके, मतलब ए ज्यादा स्टेबल है ए कम स्टेबल है। तो आप उससे क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कि इधर से ए H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर देगा और आपका ClO4 नेगेटिव बन जाएगा। और जो H पॉजिटिव जल्दी डोनेट करते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके। इसका अच्छा बात करें ज्यादा स्टेबल क्यों है इससे, तो इसका यार सिंपल सा कंसेप्ट है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का ये इसका रीजन है, काफी बच्चों को क्लियर होगा इसका स्ट्रक्चर यार मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है ClO4 नेगेटिव का, तो ये आपका ClO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में देखो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में ऐसे रेजोनेंस होता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रेजोनेंस है आपको पता होगा, तो ये बॉन्ड टूट के इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, और जितना ज्यादा चार्ज घूमेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है स्पीसीज में बाय द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ClO4 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा घूमता है। और बात करें ClO3 नेगेटिव के केस की बात करें तो ClO3 नेगेटिव के केस में क्या होगा, ये आपका ClO3 नेगेटिव है। इस केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो बस तीन ऑक्सीजन के बीच में ही क्या हो रहा है, घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले कितने में हो रहा है, 4 में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही थी, और जितना कम चार्ज होगा किसी स्पीसीज में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इस कारण यार सिंपल सा फंडा ये है कि ClO4 नेगेटिव का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ClO3 नेगेटिव, और फर्दर ऑन ऐसे और। तो इस कारण आपका ए ऑर्डर आया कि आपने क्या किया, इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो, तो इसमें से H पॉजिटिव निकाला, इसमें से H पॉजिटिव निकाला, ठीक है, इसमें से H पॉजिटिव निकालो, इसमें से निकालो, बस H पॉजिटिव आप निकाल दो अगर प्रोटिक स्पीसीज है। H पॉजिटिव निकालने के बाद जो आपकी स्पीसीज बनी, बस उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो आपको पता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ए सबसे कम, ए उसके बाद ए सबसे कम स्टेबल होगा, तो जो जितना HCl आपको आया कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब इसमें से H पॉजिटिव निकलना उतना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये स्टेबल स्पीसीज मिली है, तो ए इधर मतलब ए जल्दी बनेगी। मतलब अगर कोई चीज स्टेबल बन रही है, कोई चीज ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब वो चीज जल्दी प्रमोट होगी, रिएक्शन जल्दी होगी और जल्दी चीज होगी। तो इधर से H पॉजिटिव का निकलना आसान है, तो जहां से H पॉजिटिव निकलना आसान है
तो उधर एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, इस करके आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए आया था। तो ये आप ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिखते तब भी आपका आता तो ए ही ऑर्डर, लेकिन तब आपका कंसेप्ट गलत होता है और एडवांस कंसेप्ट पूछता है। एडवांस आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑर्डर, तो आप उधर लगाओगे ऑक्सीडेशन नंबर तो काम खत्म हो जाएगा। उधर आपको लगाना है ड्यू टू देयर स्टेबल, ड्यू टू मतलब कि जब वो उनमें से जब आफ्टर रिमूविंग H पॉजिटिव द स्पीसीज विच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अदर्स, ठीक है, तो आप उधर ए बोलोगे। इस कंसेप्ट से कंफ्यूजन क्या होती है, ए क्वेश्चन गलत हो जाता है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इसके अकॉर्डिंग देखो ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इधर फॉस्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर +3 है और इधर +1 है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी, और इस मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी और सबसे कम इसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि इधर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर +1 है, तो होनी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ऑर्डर उल्टा आया क्योंकि आपने कंसेप्ट ही गलत किया। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है, क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, या आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट। बस आपने क्या करना है, H पॉजिटिव निकालो, तो H पॉजिटिव निकला तो इधर आपका आएगा H2PO2 नेगेटिव, है ना, आपका ये आएगा। तो इनके वैसे स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर यार, चलो मैं एक इसका दिखाता हूँ फॉस्फोरिक एसिड का। वैसे सारे स्ट्रक्चर में आपको बिना याद करे बनाना सिखा दूंगा, अभी के लिए देख लो, लेकिन अभी के लिए आप देख लो। ए है आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर, ए है आपका फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें से आपने H पॉजिटिव निकाला तो आपके पास इधर आया O नेगेटिव, ठीक है ना। ए आया आपका H3PO3 का, H3PO4 का स्ट्रक्चर। और बात कर ले इसकी, देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इन दोनों में ही बात कर लेंगे तो बीच वाला तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आगे एक है आपका H3, क्या है, H3PO2, तो ए हमने 2 ऑक्सीजन यूज कर दिए, ए अपने पास ए रह गए, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिक्कत ना लेना, अभी बस इतना मान के रखो कि आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी नेक्स्ट लाइन में तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीख भी जाओगे। तो एक चीज ये भी बता दूं कि H पॉजिटिव कहां से जनरेट होता है, H पॉजिटिव जो OH ग्रुप है इधर से ही आपका H निकलता है, AH नहीं निकलता, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इधर से H पॉजिटिव नहीं निकलता। H पॉजिटिव बस आपका इधर से ही निकलता है, इधर से ही आपका H पॉजिटिव निकलता है। जो O के साथ H होता है आपका, उधर से ही H पॉजिटिव निकलता है। तो इधर से भी H पॉजिटिव निकाल दो, तो इधर से भी आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया। अब इधर तो देखो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन 3 थे, इधर भी H था, इधर भी H था, 3 आपके पास OH ग्रुप थे और उधर एक ही आपके पास OH ग्रुप था, 2 तो हाइड्रोजन से ही कनेक्ट थे। तो इधर आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर आपके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो उसके 3 कांस्टेंट होंगे, 3 एसिडिक कांस्टेंट होंगे, जो कि हम के भी बात करते हैं, लेकिन चलो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, इसको रहने दो आप, ठीक है ना। आप इधर ही देखो बस कि इधर 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इधर 1 था, तो इधर 1 ही नेगेटिव चार्ज आया, इधर 3 नेगेटिव चार्ज आए। अब तो इससे क्लियर होता है यार कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ए जो है एक कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके। तो इधर से जब H पॉजिटिव डोनेट होना इजी होगा, क्योंकि इधर से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो आपका जो कंपाउंड बना, जो स्पीसीज मिली, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इधर तीन एसिडिक हाइड्रोजन से, तो तीनों से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो आपकी जो स्पीसीज मिली वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो इस करके ए बनना मतलब H3PO3 से H पॉजिटिव निकलना टफ होगा एज कंपेयर टू H3PO2 से। तो इस करके आपका ए ऑर्डर आया, इस करके आपका ए ऑर्डर आया। फाइनल कंक्लूजन क्या, जब नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो, नॉन प्रोटिक स्पीसीज हो, तो आप क्या करोगे, एसिडिक, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन नंबर के। मतलब आप पहले बस तो आपको ये चेक करना है कि नॉन प्रोटिक है कि प्रोटिक है। नॉन प्रोटिक हो तो ये लगाओ, प्रोटिक है तो बस क्या करो, उसमें कि H पॉजिटिव निकाल दो उसमें से जितने भी हैं, उसके बाद देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ए, इसमें हमने देखा कि ये ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू इसके, इस करके आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए आया, ऑपोजिट टू द जो आप लगाते थे कंसेप्ट, जो कि गलत कंसेप्ट लगाते थे, क्योंकि आपको एक्चुअल में ना कभी कभी कुछ टीचर ने इसको एक्सेप्शन करा देते कि एक्सेप्शन है भाई, कौन है लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना,
ठीक है, कि नॉन प्रोटिक हो उसके लिए अलग कंसेप्ट है, प्रोटिक के लिए अलग कंसेप्ट है। प्रोटिक के लिए ये देखना है कि बस H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज आपको मिली उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो मतलब H पॉजिटिव आपने निकाल दिया, अब H पॉजिटिव निकालने के बाद जो चीज बनी है वो अगर स्टेबल होगी तो मतलब H पॉजिटिव जल्दी रिलीज, H पॉजिटिव रिलीज होना आसान होगा, क्योंकि जब आपने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया और तब भी आपको एक स्टेबल चीज मिल रही है तो कहेगा कि चलो ठीक है, H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद भी स्टेबल चीज दे रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये सारा कंसेप्ट था यार एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको एक 4 जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर हुए हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट, कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एसिडिक करैक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक स्पीसीज, एसिडिक करैक्टर ऑफ प्रोटिक स्पीसीज आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो यार अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसका थोड़े रिएक्शंस और थोड़े आपको मुझे क्या चाहिए, थोड़े स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में ओवर कर देंगे। तो आज के लिए यार इतना बहुत है। कंसेप्ट आपके जितने थे आपके पी ब्लॉक में यही कंसेप्ट थे, इसके अलावा कोई कंसेप्ट है नहीं अब आपके अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग किया हुआ है तो अभी भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं चले जाओ और देख लो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना।